देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं। वक्त हो गया है दमदार 10 का। दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आज वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी भी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। बहुत स्वागत सर आपका। दमदार 10 खबरों का विश्लेषण, और खबर सिर्फ एक नहीं, दमदार 10 है तो 10 खबरें होती हैं। 10 खबरों का विश्लेषण होगा। और सचिन कुमार जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आज बात होगी बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की। इस पर सियासी घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों में अब सरकार के खिलाफ भी गुस्सा तेज होता जा रहा है। भरत तिवारी के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए आज महापंचायत बुलाई गई है। महापंचायत का आयोजन भरत तिवारी के गांव बिलौटी में हो रहा है। और नई बात यह है कि अभी तक तो तमाम नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, सब इस मसले पर बोल रहे थे। इस बार जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी इसमें बाजी मारने की कोशिश की है। बिलौटी गांव वो पहुंचेंगे, पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात करेंगे, साथ ही महापंचायत में भी शरीक होंगे। बढ़ते हुए दबाव के बीच सम्राट सरकार ने भरत तिवारी के एनकाउंटर में शामिल 5 पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जो बात संजय झा ने भी कही थी कि भाई आप पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी इस पर सवाल उठ रहे हैं। और जिन 5 पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज की गई है उसमें एसडीपीओ राजेश शर्मा, तत्कालीन एसएचओ राजेश मालाकार और 3 अन्य पुलिस के जवान भी शामिल हैं। इन पर हत्या, आर्म्स एक्ट, साजिश रचना, इरादतन चोट पहुंचाने जैसे मामले दर्ज किए गए हैं। केस एक बार आपको मैं याद दिला देती हूं। 17 जून को भरत तिवारी का सरेंडर करने के बाद एनकाउंटर हुआ था और इसी के बाद उसकी मौत हुई थी। एनकाउंटर में पुलिस ने जो थ्योरी दी उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा क्योंकि एनकाउंटर से पहले भरत तिवारी ने फेसबुक लाइव किया था और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल भी हुआ और लोगों ने देखा कि पुलिस ने पैर में गोली मारने का दावा किया, जबकि पोस्टमार्टम ये कहती है कि गोली जो है वो सीने में मारी गई है। इसके बाद इस मामले में तूल पकड़ा और सियासत शुरू हुई। सरकार में शामिल कई मंत्रियों ने एनकाउंटर पर सवाल उठाया, लेकिन जितन राम मांझी जैसे भी हैं सहयोगी जिन्होंने एनकाउंटर का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भाई अगर बंदूक लेकर खड़े हो जाओगे पुलिस के सामने तो पुलिस वाला तो गोली चलाएगा ही। तेजस्वी यादव ने भी जांच के लिए आरजेडी का डेलीगेशन भेजा और अब प्रशांत किशोर आज भरत तिवारी के परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं। मसला कानूनी है, लेकिन अनंत विजय जी ये मसला अब जाति का रंग ले चुका है और जातिवादी राजनीति में सम्राट चौधरी पर निशाना साधने की कोशिश हो रही है और अपने भी हैं और पराये भी हैं, दोनों तरफ। देखिए, मुझे लगता है मीनाक्षी जी ये जो जातिवादी राजनीति की गई है इसका मतलब सम्राट बहाना उत्तर प्रदेश निशाना है। ये जाति की बात तब हुई, भरत तिवारी है वो, कि ब्राह्मण को मारा गया और इसी पर महापंचायत भी करी और सारे लोग परोक्ष रूप से ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ब्राह्मण का इनकाउंटर हुआ है। आप देखिए जिस प्रकार से ब्राह्मणों को भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी से अलग करने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें ये एक राजनीतिक दांव है। मैं बिल्कुल कहता हूं इनकाउंटर गलत है। मैं बिल्कुल कहता हूं कि भरत तिवारी को मारने के पहले गोली मारनी चाहिए पाँव में, या उनको कुछ करना चाहिए, अरेस्ट करने का प्रयास करना चाहिए। उनकी मां ने कहा पेट में भी गोली लगी। ये तमाम चीजें हैं। डीएसपी के खिलाफ मुकदमा, हत्या का केस दर्ज हुआ, आपने जैसा बताया, आर्म्स एक्ट, हत्या, ये सब केस दर्ज हुआ। लेकिन इस पर जो सियासत हो गई है, मतलब मरने वाले की जाति भी अब बताई जाने लगी है। और अब मैं हैरान में हूं कि तेजस्वी यादव ने डेलीगेशन भेजा। इतने हत्याकांड लालू यादव के समय में हुए थे, कितने में आरजेडी के लोग गए थे। ये सियासत नहीं है, ये हकीकत है कि कितने 12 से लेके और इतने नरसंहार हुए थे, उसमें कितने आरजेडी के डेलीगेशन गए थे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी करने के लिए। तो अब जिन लोगों को अपनी प्रासंगिकता ढूंढनी है बिहार की राजनीति में, और एक बड़ा डिजाइन ये है कि भरत तिवारी के इनकाउंटर को एक ब्राह्मण लड़के का इनकाउंटर बता के उसका सियासी लाभ उत्तर प्रदेश में लिया जाए। इसलिए आप देखिए कि इसको एक नेशनल लेवल का इशू तो नैरेटिव बनाया जा रहा है। इशू तो है, इशू है। इनकाउंटर हुआ, एक युवक का इनकाउंटर हुआ, लेकिन उसको जाति का जो सुगर कोटिंग की जा रही है ना, या जाति की जो कोटिंग की जा रही है, वो खतरनाक है और ये समाज को बांटने वाला है और चुनावी उत्तर प्रदेश में लाभ लेने का प्रयास है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार ये नैरेटिव चल रहा है कि ब्राह्मण अलग हो रहे हैं बीजेपी से, मोह भंग हो रहा है, ब्राह्मणों पर ये अत्याचार,
पंकज चौधरी का बयान आप याद कर लीजिए, जिस प्रकार से आया था कि ब्राह्मण क्यों अपना सम्मेलन करते हैं। तो तमाम घटनाओं को जोड़ते हुए, या वो जो अखिलेश यादव खुद सम्मेलन करते हैं ब्राह्मणों को लुभाने के लिए। हाँ, मतलब वो तो, ये तो अभी परसों का आया था कि वो अपना बीएसपी की जो मायावती है, उनको फिर से लगता है कि ब्राह्मणों को अगर अपने पाले में ले लिया तो उनके भी ब्राह्मण। तो ब्राह्मण एक ऐसा वोट बैंक उत्तर प्रदेश में है जो सबसे बड़े वोट बैंक्स में एक है। 10 से 12% वोट है ब्राह्मणों के। तो भरत तिवारी इनकाउंटर को मुझे लगता है कि भुनाने का प्रयास उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बिहार वाया बिहार उत्तर प्रदेश की बात जैसा आनंद जी कह रहे हैं सचिन जी, लेकिन सम्राट चौधरी के लिए मुश्किल यह है कि जीतन राम मांझी भी अपने गार्ड्स डाउन नहीं कर रहे हैं। वो इस जाति की राजनीति में खड़े हुए हैं। निश्चित तौर पे इसमें सबसे आश्चर्य, विपक्ष तो इस पे राजनीति करेगा, विपक्ष को करना है, चाहे चुनाव साथ में हो या उसको एक अपने नए आधार को आगे बढ़ाने की मंशा हो, जो भी हो। इसमें गलती हुई कारण यह है कि अपराधी का एनकाउंटर होता है और बहुत बार उसके कानूनी तर्क से अलग भी लोग देखते हैं कि दुर्दांत अपराधी है, उसका एनकाउंटर हुआ, समाज को लगता है ये ठीक हुआ है। यहाँ ये कोई दुर्दांत अपराधी मामले नहीं में था। पहले से कोई केस नहीं था, हालांकि इसके कुछ विवाद वाले बात थे कि वो एक पिस्टल, देशी पिस्टल वो दिख रहा था, लेकिन जो एनकाउंटर हुआ है वो सरेंडर करने के बाद हुआ है और ये सब लोगों को पता है। तो इस कारण से ये गलत हुआ है, दुर्दांत अपराधी नहीं। दूसरी बात ये है कि ये निश्चित तौर पे लगता है कि ये स्थानीय स्तर पर, थाना के स्तर पे, स्थानीय प्रशासन के स्तर का ये फैसला है, मनमानी है, ना कि इसके लिए मुख्यमंत्री के स्तर से कोई निर्देश दिया गया था। तो जाति की जो बात है उसमें निश्चित तौर पे जनता में गुस्सा है, लेकिन साथ ही साथ देखिए, जब केंद्रीय मंत्री एनडीए के जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि दलितों को नक्सली बता के एनकाउंटर किया जाता है, मुसलमानों को आतंकवादी, आप किसकी भाषा बोल रहे हैं? यह भाषा तो बीजेपी और एनडीए के लोग नहीं बोलते हैं। यह भाषा बहुत ही आपत्तिजनक इसलिए है क्योंकि आप यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विपक्ष अब तक आरोप लगा रहा है उत्तर प्रदेश से तमाम जगह पे, वो आरोप सही है। तो ये अपने आप में एक विवाद करिए। और ये देखिए, हमेशा होता है कि बोरोड वेपन से जब आप अलायंस करेंगे, ये लोग आत्मा से अभी भी बीजेपी का लाभ तो उठाते हैं, लेकिन बयान और इनकी निष्ठा हमेशा ऐसी जाती है जिसका विपक्ष को फायदा है। तो जीतन राम मांझी की जो ये बात है, इसमें दलित और मुस्लिम की बात कहां से आ गई? आप उस विवाद तक सीमित रहे। वो लाइन यानी वहां तक जा रही है कि बिहार में जो हो रहा है उसका फायदा उत्तर प्रदेश में उठाने की कोशिश होगी। फिर वो चाहे जीतन राम मांझी का बयान हो, चाहे वो संजय झा का बयान हो, या जो सम्राट चौधरी अब इस मामले में एक्शन ले रहे हैं। मीनाक्षी जी, मैं बिहार का रहने वाला हूं। आज तक बिहार में हमने महापंचायत जैसी कोई चीज सुनी नहीं है, पहली बार सुन रहा हूं मैं। बिहार में इस तरह जाति, ये तो हरियाणा में सुनते थे। और मुजफ्फरनगर में हुआ था, जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, ये हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इस तरह की जाति गोलबंदी वाली राजनीति होती है। बिहार में जातिवाद बहुत अधिक है, ये मैं मानता हूं, लेकिन जाति महापंचायत, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई संगठित राजनीतिक डिजाइन है जिसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि बिहार में इस तरह की कोई महापंचायत जातियों की ना बहुत बड़ा संगठन है, ना बहुत तरह के इस तरह के पंचायत है। अब देखना होगा कि आज क्या है, आज होना क्या है वहाँ। देखते हैं। गुस्से में उधर प्रशांत किशोर हैं, बिहार के तमाम लीडर्स हैं, तो इधर गुस्से में जमीयत उलेमाए हिंद अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी भी हैं। उन्होंने मुसलमानों को संदेश दिया। अरशद मदनी ने केंद्र से लेकर बीजेपी शासित राज्यों की सरकार पर निशाना साधा। मदनी ने कहा कि आज सरकार मस्जिदों मदरसों पर बुलडोजर चला रही है, लेकिन पहले की सरकारों ने कभी मस्जिद मदरसे नहीं गिराए। अरशद मदनी ने कहा कि हुकूमत में बैठे लोग मुसलमानों को गद्दार बताते हैं। मदनी ने आज की सरकार को मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ बताया। आप सुने बयान। आज हुकूमत की कुर्सी पर बैठकर मुसलमान को मुल्क का गद्दार बनाते हैं। अरे गद्दार वो नहीं है, तुम गद्दार हो। मुसलमान ने इस तरह इस मुल्क को आजाद कराने के लिए कुर्बानी दी है, अपने इस मुल्क की आजादी के लिए। ये हमारी मस्जिदों की तारीख है, हमारे मदरसों की तारीख है। जिन मस्जिदों को आज ये गवर्नमेंट बुलडोजर से गिरा रही है, उन मदरसों की और मस्जिदों की तारीख है। मैं कहता हूं, आपके सामने कहता हूं, मुल्क की आजादी के बाद हुकूमत ने नहीं, मैं कहता हूं हुकूमत के लोगों ने मुसलमान को
नुकसान पहुंचाना शुरू किया। 70 साल गुजरे, आजादी के बाद हर हुकूमत में फसाद फसाद, 20,000 के करीब फसादात हुए। क्यों? जो लोग इख्तिदार की कुर्सी पर सूबों में बैठे हुए थे, उन्हें मुसलमान अच्छा नहीं लगता था। अच्छा अरशद मदनी यही नहीं रुके, मदनी ने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी हुकूमत हमेशा रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मुगलों और अंग्रेजों की हुकूमत भी एक दिन खत्म हो गई। मेरे भाई, प्यार और मोहब्बत के बगैर मुल्क नहीं चलेगा। मैं मुसलमान से कहता हूं, अगर मेरी आवाज किसी मेरे भाई हिंदू तक पहुंच रही है, मैं उससे कहता हूं, अपने मुल्क से अगर मोहब्बत है तो नफरत की सियासत पर थूक करके मोहब्बत प्यार की सियासत को जिंदा कर। ये फिरका परस्ती जो आज चल रही है और इस नशे में चल रही है कि वो ये समझते हैं कि मुल्क की बागडोर हमारे हाथ में है। मेरे भाई, 800 साल हुकूमत करने के बाद वो बागडोर मुसलमान के हाथ से निकल गई। 250 साल हुकूमत करने के बाद मुल्क की बागडोर अंग्रेज के हाथ से निकल गई। आज इस घिनौने किरदार को पेश करके कोई ये समझता है कि मुल्क की किरदार बागडोर उन्हीं के हाथ में रहेगी। पागल है, दीवाना है, मजनून है। दुनिया कभी किसी के हाथ में नहीं रही। अरशद मदनी को अनंत जी किस बात का दर्द है कि 800 सालों की हुकूमत उनके हाथ से चली गई, या हिंदुओं के हाथ में हुकूमत आ गई, योगी मोदी उन्हें अच्छे नहीं लगते? ये अरशद मदनी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अरशद मदनी बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रासंगिकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बोल रहे हैं, खुद के बयानों में कितना विरोधाभास है, जितना आपने सुनाया उसमें देखिए। पहले तो उन्होंने कहा मुसलमानों को अवसर नहीं मिल रहे हैं। आप पिछले साल के नीट, यूजी, पीजी सब का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, कितने % मुसलमानों का छात्रों की संख्या बढ़ी है। आप पिछले साल के यूपीएससी का रिजल्ट निकाल के देख लीजिए, कितने मुसलमान आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल इन लोगों के हाथ से जो सत्ता होती थी, मुसलमानों को एक वोट बैंक बनाकर इनकी पूछ हुआ करती थी। अब तो कांग्रेस को भी सही कहा इन्होंने अभी कि कांग्रेस के लोगों को भी गाली दे रहे हैं कि 70 साल में हमें कुछ नहीं दिया आपने। और जब तक कांग्रेस आपको मलाई दे रही थी तब तक अरशद मदनी को कोई परहेज नहीं था। लेकिन सबसे आपत्तिजनक बात मीनाक्षी जी जो इन्होंने कही है, एक तरफ ये मुसलमानों का फिक्र कर रहे हैं, मुसलमानों की फिक्र, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि 800 साल तक मुसलमानों ने जिक्र किया। आप आक्रांता को मुसलमान बता रहे हैं और अभी के मुसलमान से उसकी तुलना कर रहे हैं। आप मुगलों को मुसलमान बना रहे हैं। ये इनको सोचना चाहिए कि दरअसल मदनी जैसे लोगों को जो मोहब्बत की दुकान ये भी खोलने चले हैं राहुल जी की तरह, इनको भी लगता है कि मोहब्बत की एक छोटी सी दुकान ये भी खोल लें, क्योंकि इनकी भी तो एक दुकान थी जो बंद हो गई। अब 1 जुलाई से उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग हो गया। बिल्कुल 1 जुलाई से वहां अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड होगा। इसमें गलत क्या है बताइए? इसमें क्या मुसलमानों के साथ जैन को, बुद्ध को, पारसी को, सिख को क्या अधिकार नहीं मिलने चाहिए? क्या मुसलमानों को अलग से सिर्फ इसलिए मिलना चाहिए कि आप 18-20% हो रहा? अरे भाई, जब अल्पसंख्यकों के अधिकार लोगे तो आपको सारे अल्पसंख्यकों के बीच में बांटना पड़ेगा। आप कश्मीर की देखिए, कितना इंक्लूसिव कश्मीर हो गया है। अभी हम लोगों ने एक स्टोरी की, उसमें दिखाया कि कश्मीर के युवक किस तरह से नीट और पीजी में शामिल हो रहे हैं, किस तरह से यूपीएससी में उनकी संख्या बढ़ी है, किस तरह से आईआईटी बीआईटी में उनकी संख्या बढ़ी है, किस तरह से देश के अन्य हिस्सों के कॉलेजों में कश्मीरी मुसलमान छात्र जाके पढ़ाई कर रहे हैं। तो इन जैसे लोगों की, मदनी जैसे लोगों की जो राजनीतिक दुकानें बंद हुई, ये पीड़ा उसकी है। और इसी पीड़ा में ये आक्रांताओं को, मुगलों को मुसलमान बना के आज के मुसलमान से इनकी तुलना कर रहे हैं। जिस पीड़ा की आप बात कर रहे हैं उस पीड़ा में रिप्रेजेंटेशन भी है और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो अरशद मदनी, क्या सचिन जी ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका बढ़े? जो अभी हमने असम में देखा, जो हमने पश्चिम बंगाल में देखा,
साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन या तो कांग्रेस के साथ या जो भी बीजेपी को हरा दे उसके साथ खड़ा होना चाहता है। अब उत्तर प्रदेश के लिहाज से आप देखें तो शायद वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होना चाहेगा, उसमें असदुद्दीन ओवैसी का भी अब रोल सामने आएगा। नहीं, इसमें दो तीन बातें देख लें। सबसे पहली बात प्रतिनिधित्व की ही देखते हैं। अभी तक प्रतिनिधित्व के लिहाज से देखें तो हमेशा क्या रहा कि एक फतवों का दौर होता था कि चुनाव के पहले फतवे दिए जाते थे। कई बार क्या होता था कि फतवों में टकराहट होती थी, दो उलेमाओं में या दो जो उनके होते थे मौलवीज। रही बात यहां तक कि पहले एक ये इनके पास भ्रांति था कि हमारे पास वीटो पावर ये है कि हम किसी को जिता नहीं तो किसी को हरा जरूर तो सकते हैं। अब वो वीटो पावर खत्म हो गया है, तो एक तो पीड़ा वहां से आती है। दूसरी बात ये देखिए कि जो आर्थिक लाभ है सरकार की नीतियों का, चाहे वो 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो प्रति महीने लाभकारी योजनाएं दी जा रही हैं, राशन दिया जा रहा है, उसमें कहीं कोई भेदभाव है क्या? उज्ज्वला योजना से लेके ये प्रधानमंत्री आवास योजना से लेके, और अनंत जी ने जो कहा कि आप नौकरियों में देख ले, यहां तक कि जो EWS है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसमें अभी डेटा आया है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो पिछड़े या आदिवासी ST कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो अच्छी खासी संख्या में आ रहे हैं। तो आप बिल्कुल आर्थिक विकास में, आर्थिक लाभ में शामिल हैं, लेकिन फिर भी उसे कहते हैं ना कि विक्टिमोलॉजी, विक्टिमहुड की एक इंडस्ट्री है, वो एक आइडियोलॉजी होती है कि आप लाभान्वित हों लेकिन हमेशा अपने आप को एक पीड़ित की तरफ पेश करें। मायावती ने 2017 में 100 से ऊपर सीटों पे मुसलमानों को टिकट दिया, 1/4 टिकट दिया समाजवादी की तुलना में, और 65 से 70% वोट मुसलमानों का किसको मिला? अखिलेश यादव। वो क्यों? क्योंकि बाबरी मस्जिद शहादत के समय उसके पहले गोलियां चलाई गई थी कारसेवकों पे। उसी तरीके से अभी भी सब कुछ हो रहा है। तो सवाल है कि अपने अंदर भी इन्हें देखना चाहिए कि समाज को हमेशा बीजेपी को हराने के लिए एक हथकंडा बनाने में जो विरोधी पार्टियां रहते हैं, और आज भी उनके बयानों में वही दिखाई दे रहा है कि अभी की जो सरकार है। आइए बात आगे बढ़ाते हैं और बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। और राम मंदिर का मसला कितना बड़ा है ये आप सब जानते हैं। चंदा चोरी आखिर किसने की और कितने के चंदे की चोरी हुई, चढ़ावे में चढ़े हुए आभूषण कहां गायब हुए, इसे लेकर आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल SIT ने अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास रिपोर्ट पहुंच भी गई है। वहीं इसे लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में बड़ी सुनवाई होनी है। चंदा चोरी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर जस्टिस पंकज भाटिया और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ फैसला सुना सकती है। दरअसल याचिका में यह मांग की गई है कि चंदा चोरी की जांच CBI से कराई जाए और साथ ही चढ़ावे का ऑडिट कैग से कराया जाए। दूसरी तरफ SIT ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक SIT ने चंदा चोरी के मामले में चंपत राय को क्लीन चिट दे दी है। SIT की रिपोर्ट में ना चंपत राय का नाम है, ना अनिल मिश्रा का नाम है, ना ही गोपाल राव का नाम है। सुबह करीब 11:30 बजे SIT ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और शाम को चंपत राय राम मंदिर के शेषावतार मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए। ये कल की पूरी घटना बता रही हूँ क्योंकि कल ही ध्वजारोहण का कार्यक्रम था। चंपत राय ने ही मंच का संचालन किया, चंपत राय ने ही मंदिर में पूजा भी की। ध्वजारोहण के वक्त अनिल मिश्रा, गोपाल राव भी वहीं थे। SIT जांच तक चंपत राय सभी कार्यक्रम से दूरी बनाकर रखे हुए थे, लेकिन रिपोर्ट सबमिट होने के बाद चंपत राय ने कार्यक्रम में शामिल होना जरूरी समझा और ये इशारा ये कर रहा है कि उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। एक बयान आप सुने, फिर करते हैं चर्चा। अगर गलती पर कोई ट्रस्ट का कर्मचारी है तो उसको सजा मिलेगी, ये उनको मालूम है। पूरे विश्व के राम भक्तों को गलती राम जन्मभूमि के न्यास की नहीं है, गलती है कुछ लोगों की, यदि है तो, और उनको सजा मिलेगी, ये पक्का है। जहां तक आभूषणों का प्रश्न है, कुछ लोगों ने और भी तरह के आरोप लगाए हैं। ये आभूषण रखे गए हैं सारे के सारे स्ट्रांग रूम में। कौन सा व्यक्ति है जिसने स्ट्रांग रूम का ताला खोलकर अंदर जाकर उन आभूषणों को गिना है कि फलाने ने जो आभूषण दिया था वो यहां रखा है कि नहीं? मुझे लगता है इस तरह के आरोप बेसिर पैर के आरोप हैं। और यदि कहीं सत्य भी है, कुछ चांदी की शिलाओं का नाम लिया गया, उन्हीं की संस्था के कुछ लोग हमारे पास आए और उन्होंने कहा उस संस्था ने कभी ऑडिट नहीं कराया, वो शिलाएं कब दी गई, कहां से लाई, कौन लेकर आया। फिर भी मैं उस विवाद में नहीं जाता। मैं ये कहूंगा जिसके पास भी आरोप हैं कृपया कैमरे पर जाएं, उनकी स्वतंत्रता है, लेकिन SIT के सामने जरूर जाएं। उस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं, ना तो
किसी प्रकार की गिरफ्तारियां हुई। जांच रिपोर्ट सबमिट करने का क्या मतलब है? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जब तक सामने बातें ना आवें, ना तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना उनको हटाया गया, तो जब सब कुछ वही लोग हैं और उन्हीं को, अब ऐसे लोगों को जांच किया गया है, ये तमाम बातें ऐसी हैं कि इसकी जांच तो ऊपर से होनी चाहिए थी, कम से कम उच्चतम न्यायालय में। अब जो एफआईटी की रिपोर्ट से हमें जानकारी समझ में आती है अनंत जी, इसका मतलब तो ये है कि आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल क्या अपनाया गया उसकी तो चिंता है, वहां पर क्या त्रुटियां हुई वो तो आप बता रहे हैं, लेकिन आप पिन पॉइंटिंग नहीं कर रहे हैं। क्या चंपत राय बच गए हैं या उन्हें बचा लिया गया है? दोनों तरीका फर्क है बात कहने का, लेकिन है बात एक ही। बच गया है या बचा लिया गया, या आरोप है या वो आरोप सिद्ध होंगे, इतना तय है कि चढ़ावा में चोरी हुआ है। एसआईटी की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया कि पिछले 5 वर्षों से वहां चोरी चल रही थी। चोरी की जिम्मेदारी किसकी है? हमें तो यह भी देखना पड़ेगा मीनाक्षी जी ना, कि अगर कोई उसका सर्वे सर्वा है तो क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो आप बता रही हैं, चंदा चढ़ावा के गिनने का, उसके क्या कहते हैं सीसीटीवी प्रिजर्व करने का, या कर्मचारियों के आने जाने का रिकॉर्ड रखने का, वो भी रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। तो इन सब चीज़ों से एसआईटी ने जो सिफारिश अपनी की है, मुझे लगता है एक सीईओ अपॉइंट करने की, जो नृपेंद्र मिश्रा जी लगातार पहले दिन से ट्रस्ट के सदस्य हैं। देवेंद्र जी को इंटरव्यू में आप ही के चैनल पे उन्होंने इस बात, पहली बार ये बात कही थी कि उनकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन जिस दिशा में अब ये बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि अभी बहुत जांच होना इसका शेष है। अभी ये बहुत प्रारंभिक रिपोर्ट है, और अगर प्रारंभिक रिपोर्ट में एफआईआर करने और ट्रस्ट के पुनर्गठन की बात की गई है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ तो मान रही है ना स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम। अब इसकी फाइनल रिपोर्ट क्या आती है, क्या उसका दायरा बढ़ाया जाता है? जैसे सुना जा रहा है कि आभूषण और पिछले 5 वर्ष में जमीन सौदे, और अभी एक आज भी कहीं मैं पढ़ रहा था कि सिंधी समुदाय ने करीब 200 चांदी की ईंटें दी थी जिसका उनको रसीद नहीं मिली उनको। तो ये सब जो गंभीर प्रश्न है, ये एफआईआर होने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन होगी, सर एफआईआर हो नहीं रही है। नहीं, शायद एसआईटी ने सिफारिश एफआईआर की है, तो अगर एफआईआर नहीं हो रही है तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। आज कोर्ट में क्या कहा जाता है, जो 2 जजों की बेंच सुनवाई करने वाली है जिसका आप जिक्र कर रही हैं, तो लेकिन जो आपका मूल प्रश्न था कि क्या चंपत राय बच गए या उनको बचाया जा रहा है, मुझे लगता है कि अभी इस पर कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। न तो वो बचे हैं, न कोई बचाएगा उनको, अगर उन पर आरोप है तो। और मुझे लगता है कि चंपत राय जी का जिस प्रकार का जीवन रहा है, उसमें अगर उन पर आरोप लगेगा तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि अगर संदेह की सुई तनिक भी उनकी ओर जाएगी तो ना तो सरकार, ना संगठन और ना स्वयं चंपत राय अलग होने में देर करेंगे। अच्छा था कि एसआई रिपोर्ट जब तक जांच कर रही थी एसआईटी की टीम, तब तक वो अलग थे, लेकिन अभी ये कहना थोड़ी सी मेरे हिसाब से जल्दबाजी होगी कि बच गए या बचाए गए। लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं कल हुई कि ध्वजारोहण में पहुंच गए, उसके पहले नहीं थे, तो क्या उनको भी कहीं से आश्वस्ति मिली है? सवाल ये भी होता है कि वो आश्वस्त हो गए हैं अपनी भूमिका को लेकर, मैसेज पहुंच गया उन तक। अब ये सारी चीजें एक बार एसआईटी की पूरी जांच आ जाए। योगी जी ने कहा है, हमें तो भाई योगी जी की बातों पर भरोसा है। उन्होंने कहा 15 दिन का समय हमें दे दीजिए, जिसमें लगभग 9 या 10 दिन आज खत्म हो रहे हैं, 5 दिन और बचा है। तो बाबा अगर 15 दिन में इस पर फैसला ले लेते हैं तो अब पूरे प्रदेश के और पूरे देश की निगाहें बाबा पर टिकी हुई हैं।